रविंदर सचदेव, विदेश मामलों की जानकार कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, तपस नाहा, सलाहकार इस्कॉन बांग्लादेश। पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं रॉबिन सर आपसे शुरुआत करेंगे। वहां के जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं वो सड़क पर उतरकर वॉर मॉन्गरिंग करते हुए सुने जा सकते हैं सर, और बीएनपी भी इसमें मुलव्वस है और वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम 16 करोड़ 18 करोड़ लोग हैं, हमने जिस दिन भारत पर हमला कर दिया उस दिन भारत को पता चल जाएगा कि बांग्लादेश क्या चीज है। ये इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग से बांग्लादेश हासिल क्या करना चाहता है और वहां के हालात किस रास्ते पर जा रहे हैं सर? एब्सोल्युटली राइट, बहुत वरिंग है। एब्सोल्युटली ये एक तो ओवरऑल इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश के अंदर वाइडर पब्लिक ओपिनियन भारत के खिलाफ बन चुका है या बन रहा है। एटलीस्ट जो ज्यादा वोकल हैं, हो सकता है बहुत लोग हो एंटी इंडिया नहीं है, बट जो लोग हैं एंटी इंडिया वो बहुत वोकल हो रहे हैं और उनकी सारी स्टेटमेंट्स को हाई विजिबिलिटी मिल रही है। तो बांग्लादेश में ये फंडामेंटल हमारी प्रॉब्लम है, लेट्स बी ऑनेस्ट देयर। बट इसमें जो हमें जिस तरह देखना चाहिए, दो तीन बातें आप जो कह रहे थे। एक, आई थिंक हमारा बिग पिक्चर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान ना बन जाए हमारे लिए, राइट, मल्टीपल वेज में। अब उस चीज को हैंडल करने के लिए मेरे ख्याल से एक अप्रोच जो हमें इंडिया को लेनी चाहिए, एब्सोल्युटली। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि सिविल गवर्नमेंट है, सरकार गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डील करेगी, पर करता धरता सारा आर्मी है, हम आर्मी से बात नहीं करते, व्हाटएवर। बांग्लादेश में हमें मेरे ख्याल से इमीडिएटली हमें बांग्लादेश आर्मी के साथ बात करनी चाहिए और उसको सेंसिबिलिटीज समझानी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली लॉ एंड ऑर्डर की इशू है या उसके अलावा बहुत सारी और इश्यूज है। बट बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस के बारे में बात है और जो भी सरकार हो, सिविल गवर्नमेंट जो भी करे देखते हैं उसे आगे। बट ये ना हो कि बांग्लादेश एक ऐसी रास्ता पे चल जाए जहां पाकिस्तान बन गया है वो, और वहां की मिलिट्री टोटल बैक कर रही है अपनी कट्टरपंथियों को। इसलिए हमें बांग्लादेश की मिलिट्री को एब्सोल्युटली, यस, कम्युनिकेशन कुछ हो भी रही होगी, उसे हमें ज्यादा करना चाहिए। दैट्स वन। सेकेंडली, हम कह रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग बाय बांग्ला, ढाका एटसेट्रा। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए हमारे यहां भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं तो गुस्सा है और जायज है, बट हमें ये गुस्से को आई थिंक देखना चाहिए। हमारी सरकार जो करे सो करे, हमारी पब्लिक जो करे सो करे, बट शायद हमें, क्योंकि ये मिरर इमेज है, आप और हम जो यहां कह रहे हैं वो बांग्लादेश में बैठ के वो कह रहे हैं कि इंडिया में लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो एनीवे, वो एक और चीज हमें करनी चाहिए, माइनॉरिटीज में केवल हिंदूज ही नहीं, क्रिश्चियंस भी हैं। ट्रंप जो इलेक्शन जीत के आए हैं, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, और उनको बोला ये ओपन चेक है, तुम मेरे को जब आकर के मिलो किसी इशू को लेकर के। हमें हाईलाइट करना चाहिए और ये बात हाईलाइट होनी चाहिए दुनिया में, खास करके ट्रंप की नजरों तक ये बात पहुंचे कि बांग्लादेश और क्रिश्चियन लीडर्स इन अमेरिका की नजरों में पहुंचे, मैं ये कहता हूं, ताकि वो ट्रंप को बोले हमारे क्रिश्चियंस हर्ट हो रहे हैं, वहां पे कुछ करो। ट्रंप जल्दी एक्ट कर सकता है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं। एंड लास्टली आई विल से, आई मीन आई विल बी ऑन दिस, शेख हसीना अभी तक कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रही थी इंडिया से। अभी उन्होंने 10 दिन पहले या हफ्ता भर पहले एक स्टेटमेंट दी है। आई डोंट नो, या तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेटमेंट बिना हमारी गवर्नमेंट की नॉलेज के नहीं दी होगी। तो क्योंकि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया ओपिनियन बहुत सारा है वो इस कारण है क्योंकि हम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे और करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। अब देखिए आगे क्या चलता है। विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन रॉबिन सर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हर बात पर अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो। अगर एक नेचुरल थ्रेट स्टार्ट हो रहा है या फिर पनपता हुआ हम देख रहे हैं, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करें या फिर मैं उसको छोटा सा पॉइंट कह रहा था। देखिए हमारी स्ट्रैटेजी मल्टी डायमेंशनल होनी पड़ेगी, मल्टीपल, हमें मल्टीपल चीजें करनी है, कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं है इसके लिए, राइट। तो वो जो अमेरिका वाला एंगल है, जो क्रिश्चियनिटी वाला एंगल है, वो में एक छोटा सा फुटनोट कि आपको अपने अपने पास अलग अलग टाइप के वेपन्स रखने हैं मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने को। मल्टीपल चैनल से प्रेशर बनाने की बात आप कह रहे हैं। मैं इस पर कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनका टेक जानना चाहूंगा। आपकी क्या राय है सर, क्या करें बांग्लादेश में जो ये हेट मॉन्गरिंग चल रही है, और स्पेशली वहां पर इंडियंस को लेकर, इंडियन आर्मी को लेकर, भारत को लेकर, मतलब इन कट्टरपंथी ताकतों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा है, ये इंडियन आर्मी से दो हाथ करने की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम बीच सड़क पर।
जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मेरा एक अलग तरीके का इवैल्यूएशन है, नॉट फ्रॉम अ फौजी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर चीज का इलाज फौज के पास नहीं होता। मुझे लगता है गवर्नमेंट जो फॉरेन सेक्रेटरी इस बार बांग्लादेश भेजे गए हैं, वो इन्हीं चीजों के ऊपर जो अपने पिछले 5 अगस्त से अब तक प्रोसीडिंग्स हम देख चुके हैं, एंटी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से एक सेंटीमेंट वहां उठता चला जा रहा है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि शायद मेरी गवर्नमेंट इसे बांग्लादेश को ब्लेम नहीं करती। वो बांग्लादेश के पीछे जो डीप स्टेट काम कर रहा है, आईएसआई काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, हमें बांग्लादेश को उससे बचाना है। ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट का सोच रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नॉन टॉलरेंट गवर्नमेंट है जो छोटी सी भी बात को नजरअंदाज नहीं करती। यहाँ तो हिंदुओं पर अटैक है, हिंदुओं से रिलेटेड आपको मालूम है कि जिस तरीके से एक स्पेशल एक्ट लाया गया था कि कहीं भी दुनिया में अगर हिंदू परेशान होते हैं तो हम उन्हें अपनी सिटीजनशिप देंगे। ये इस गवर्नमेंट का रिजॉल्व है कि किसी भी तरह की कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी कि अगर हिंदूज के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो या उनका मारपीट हो या उन्हें निकालने की कोशिश हो। अब बात आती है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने अब, क्योंकि सिर से पानी ऊपर निकलने वाला है, इस वजह से गवर्नमेंट ने अब एक ऑफिशियल स्टैंड के तौर पर अपने फॉरेन सेक्रेटरी को वहां भेजा है, जो वहां जाकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टैंड क्या है उस पर बात करेगा। वो कर अपने कंसर्न्स हम उनको बताएंगे और उनका जो ऑफिशियल स्टैंड उसके ऊपर एज अ रिप्लाई मिलेगा, उसके बेसिस पर हमारे रिलेशंस होंगे। क्योंकि उनके जो फॉरेन सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमें इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि हमारी ये जो रिलेशन है नई दिशा में है। हम नई दिशा की तरफ काम कर रहे हैं। हमारा फॉरेन सेक्रेटरी आपसे दिशा पूछने आया है, आपके साथ दिशा डिसाइड करने आया है कि आप किस तरफ चलना चाहते हैं। आईएसआई के रास्ते पर चलना है, पाकिस्तान के रास्ते पे चलना है, सीरिया के रास्ते पे चलना है, आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं देख लीजिए। अगर अगर आज आपका रास्ता पिछले 70 साल को नजरअंदाज करता है तो एक अलग बात है, बट अपने आप में ये आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरीके के डिपेंडेंसी आपकी हमारी कंट्री पर है, मैं ये अहंकार के तौर पर नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरीके का डिपेंडेंसी आपकी हमारे इंडिया के ऊपर है, आपके पास ऑल्टरनेट क्रिएट करते करते सालों साल, दसियों साल लग जाएंगे। अगर आपको पाकिस्तान और चाइना किसी तरह से सपोर्ट कर भी देगा, बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये वो दो रिलायबल पार्टनर कभी नहीं बन सकते जो अपने खुद की कंट्री में रिलायबल नहीं प्रूव हो पाए। विवेक नहीं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई वहां जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर हम बार बार डिप्लोमेटिक चैनल्स की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है, आप लोग सभी पढ़े लिखे, बुद्धिमान, समझदार, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव आप लोगों के पास, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के मामले में हो, चाहे वो सैन्य एक्शंस के मामले में हो, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का एक्शन प्लान पहले जरूरी है। मैं कहता हूं, अप्रिशिएट करता हूं मैच्योरिटी गवर्नमेंट की कि हमने टॉलरेंस रखी है और अब हम एक ऑफिशियल स्टैंड उनका मांग रहे हैं, और उस ऑफिशियल स्टैंड को मांगने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल ही सिर्फ खुला होता है, पॉलिटिकल चैनल उसके बाद और उसके ऊपर के लेवल पर आता है। अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती है, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी एक अच्छा मैसेज लेकर आता है, कंट्रोल्ड चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आप लोगों के एक्सपेक्टेशन सर बहुत हाई हैं, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सॉरी टू से दैट आप लोग एक्सपेक्टेशन बहुत लगा के रखे हैं बांग्लादेश से। मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन है वहां के लोगों से, वहां की सरकार से और वहां के कट्टरपंथी ताकतों से जो इस वक्त वहां के गवर्नमेंट में हावी है। सर सॉरी टू से दैट सर, आपकी बात, आपको हमारी बात हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मुझे जीरो एक्सपेक्टेंसी है और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा ये मानना है। मैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र इस पे? मैं फिर अमितोष पारिक और तपस नाहा के पास जा रहा हूं। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें अखबारों में, मीडिया में कवर करी जाती हैं, दोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ दैट कंट्री, लेकिन उस कंट्री को एक ऑफिशियल जवाब हमारे सो कॉल्ड सेक्रेटरी को देना है, फॉरेन सेक्रेटरी को, जिसके बेसिस पर ब्रास ट्रैक्स के ऊपर डिसीजन हमारी कंट्री करेगी कि हमारे हित में क्या है, हमारे हिंदुओं के हित में क्या है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित में क्या है, इसका मैसेजिंग बहुत जरूरी है। मैं अमितोष पारिक का रुख करूं, लेकिन उससे पहले तपस कुमार नाहा के पास जा रहा हूं। तपस, चूंकि आप हिंदी थोड़ा कम समझते हैं या धीरे धीरे समझते हैं, मैं आपसे सवाल थोड़ा स्लो पूछूंगा।
भारत के विदेश सचिव के दौरे से क्या बांग्लादेश में कोई फर्क आएगा? क्या इस दौरे की चर्चा है वहां पर? इस पर बात की जा रही है। देखिए, आज इंडिया विक्रम मिस्री में बांग्लादेश से आ रहा है। मैं समझता हूँ देयर विल बी नो एनी डिफरेंस द पोजीशन ऑफ द हिंदूज, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू पर जो हमला है ना, आज नहीं है उसका हमला है, बहुत पुराना है, बहुत पहला हुआ तो हो। पिछले सरकार ये हमला किया था। पिछले 16 साल में शेख हसीना के काल में बहुत हमला हुए। शेख हसीना कुछ नहीं किया और भारत सरकार भी कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों? भारत सरकार भी कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों? बांग्लादेश सरकार मतलब खालेदा जिया भी गवर्नमेंट में और शेख हसीना के गवर्नमेंट के पालन किया था, लालन करता है, ब्रॉडअप करता है, तुषण करता है खुद भारत सरकार के इसी के ना देख 16 years we are suffering from very torturing। भारत सरकार के इसी ना देखना एक नाटक किया था। आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। और अगर भारत में आंदोलन होगा तो बांग्लादेश में आंदोलन होगा, तो इधर हिंदू को क्या फायदा होगा? भारत जो आंदोलन होगा इधर भी होगा, हिंदू को मार खाएगा, मार नहीं देगा, नेवर। भारत यहाँ से बिजनेस करते भी आएगा। आई थिंक भारत यहाँ $18 बिलियन का कारोबार करता है, while बांग्लादेश में ओनली 2 बिलियन। सो फर्क स्पष्ट है। मैं समझता है इधर हिंदुদের फायदे के लिए कुछ नहीं, ओनली बिजनेस, कुछ नहीं होगा, ओनली बिजनेस। और हम इतनी बात ना करता है, एक्शन चाहता है। इतनी बात ना करते हुए एक्शन चाहता है, एक्शन देखते चाहे क्या एक्शन होगा। लास्ट 3 टर्म्स इलेक्शन में, लास्ट 3 टर्म बांग्लादेश पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटरलेस, कोई वोटर गया था नहीं गया था पोल में, इलेक्शन सेंटर में। लेकिन भारत सरकार शेख हसीना को स्वीकार किया और शेख हसीना को दिया सपोर्ट क्यों दिया? अत्याचार भी हो रहा है हिंदू के ऊपर, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 1971 से शुरू हो गया था, अब जाकर ये खुलकर सामने आ गया है, तो चीजें एक्सपोज हो रही हैं। कन्वर्जन और बाकी चीजें शुरू से ही जारी थी बांग्लादेश में। मैं अमितोष पारिक के पास जा रहा हूं, उसके बाद में नाजिम खान आपके पास आऊंगा। अमितोष, क्यों नहीं बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद किया जाना चाहिए? विवेक, निरंतर रूप से बांग्लादेश का विषय आपके माध्यम से बड़ी जोरों तरीके से उठाया जा रहा है और हमने देखे है कि उसमें निरंतर रूप से डेवलपमेंट भी है। चाहे वो पहले भारत की पॉलिसी की बात हो, चाहे वहां पे एट्रोसिटीज की बात हो, चाहे वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, चाहे भारत में हो रहे संगठन द्वारा किसी तरीके से संगठनात्मक आंदोलन हो। लेकिन आप देखिए कि आज कंडीशन वहां आ गई कि धीरे धीरे आज बांग्लादेश के हिंदुओं की वहां से उठती हुई आवाज और यहां से बढ़ता हुआ विरोध भारत सरकार को इस पोजीशन पे लेकर आया है कि वो वहां पर अपने हाई कमीशन को भेज रहा है। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश के जो विषय आज हम छेड़ रहे हैं विवेक, ये बांग्लादेश का विषय आज का नहीं है कि वहां पे एट्रोसिटीज ऑफ हिंदू हुई है। ऐसे निरंतर रूप से आपके साथ जब भी डिबेट करी, मैंने उन वायलेंस के ऊपर में टच करने का प्रयास किया जब कांग्रेस टेन्योर इस भारत में हुआ करता था और बांग्लादेश के हिंदू प्रताड़ित हुआ करते थे, या पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। लेकिन एक भी हाई कमीशन वहां नहीं भेजा जाता था, किसी तरह से कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं करी जाती थी। जब बांग्लादेश 1971 लिबरेशन वॉर में इंडियन आर्मी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है, तब 2 चीजों पे उनको वहां पे सपोर्ट किया जाता है। एक होता है नेशनलिज्म, एक होता है सेक्युलरिज्म। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बनता है 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद, वहां पे 6 साल के अंतर्गत वहां पे चेंज किया जाता है और सेक्युलरिज्म हटा के इस्लाम एज ए स्टेट ऑफ रिलीजन ले लिया जाता है। और उसके बाद से एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज, एथनिक माइनॉरिटीज स्टार्ट हो जाती है और वो निरंतर रूप से चलती है। तो आज ही समझते कि 8th अमेंडमेंट के बाद जो सेक्युलरिज्म, वहां का जो हिंदू है विवेक, वो प्रताड़ित किसी जॉब से नहीं है, वहां का हिंदू प्रताड़ित किसी बेरोजगारी से नहीं है, वहां का हिंदू प्रताड़ित किसी महंगाई से नहीं है, वहां का हिंदू प्रताड़ित किसी डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है। वो हिंदू है इसलिए प्रताड़ित है। मुझे लगता है हम लोग को हाई कमीशन गया है, डिप्लोमेटिक टर्म है, डिप्लोमेसी की तरह से उसको डील करा जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो जो डिसीजन भारत सरकार लेगी, पूरा भारत उनके साथ खड़ा होगा। जी चलिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स पर आप भी थोड़ा
विश्वास जता रहे हैं। आप लोगों की उम्मीद पर मेरी भी उम्मीद टिकी हुई है। आप लोग इतना उम्मीद कर रहे हैं तो, लेकिन नाजिम खान के पास जा रहे हैं। नाजिम खान जी, 1971 में 20% हिंदू थे जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया पाकिस्तान से। आज 7% बचे। ये किस तरह की मानसिकता है कि साथ में रहने नहीं देना चाहते, साथ में वो अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकते, साथ में वो रह नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, साथ में पूजा पाठ नहीं कर सकते? हाँ विवेक भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ विवेक भाई, देखिए, बहुत देर कर दी जाते जाते सनम। अगर शायद पहले आ जाते तो हो सकता था कि आज बांग्लादेश का रूप ही कुछ और होता। देखिए, मैंने ये इसलिए कहा कि आज जिस तरीके से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिस तरीके से वहां पर गए बांग्लादेश के अंदर, तो भाई पहले भी जा सकते थे। और देखिए विवेक भाई, जिस तरीके से यहाँ पर ये बार बार ये बात कही जा रही है कि देखिए हम वहाँ जो पानी के ये जो सप्लाई है, अगर हम इनको बंद कर दें या हम उनसे व्यापार का रिश्ता तोड़ दें, देखिए असल मकसद ये नहीं है कि अगर आज आप इनसे व्यापार तोड़ेंगे या आप ये कहेंगे कि भाई हम इनको जमीन पे ला देंगे, मकसद ये नहीं है, क्योंकि भारत की आर्मी स्ट्रांग है। और देखिए, हम अपनी आर्मी पे फख्र महसूस करते, और जिस दिन भारत सरकार चाहे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों को जब मर्जी भारत के अंदर मिला सकती है, अखंड भारत बना सकती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारे हिंदू भाई इतने पीड़ित होने के बाद भी भारत सरकार का कोई स्टैंड मतलब आप ये अभी कह तक रहे हैं क्लियर नहीं हुआ? कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें, यहाँ की कट्टरपंथी ताकतें दोनों एक साथ मिल जाए, उसके बाद दोनों मिलकर उत्पात मचाए? नहीं विवेक भाई, देखिए, मैंने तो अखंड भारत की बात करी है। और देखिए, अखंड भारत का ख्वाब हाजी नाजिम ने, विवेक भाई आप भी देखते हैं कि अखंड भारत देखिए जैसा पहला था उसी तरीके से हमारा अखंड भारत हो जाए। क्योंकि देखिए, अखंड भारत की एक खूबसूरती थी जहां सब मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। और आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पीड़ित हो रहे हैं, तो देखिए हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि भारत सरकार से कि आप हिंदू भाइयों को जो पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि जब देश हित का मामला होता है तो हम देश के साथ खड़े हुए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश हित का मुद्दा जब होता है तो हम लोग आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, वहां हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि अखंड भारत बना दो। आप अमितोष आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो अखंड भारत की बात आप कह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ विवेक भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल या कुछ भी बोलना है, मतलब आप आके कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं विवेक भाई, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूँ। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भारत का जो हिस्सा है, जो पहले जा चुका है, उसको वापसी भारत में अगर हम मिला लें तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देखिए, अखंड भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए? हमें अपनी भारत की सेना पे फख्र है, हम गर्व महसूस करते हैं। और देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की क्या औकात है हमारी भारत की आर्मी के सामने? और जिस दिन हमारी आर्मी खड़ी होगी, अमितोष पारिक आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक कितना सूडो सेक्युलर स्टेटमेंट है इनकी तरफ से। आप देखिए कि जिस कंट्री के अंदर में हिंदू गए हैं, उनको तो ये हमारे में मिला ले क्योंकि वो एट्रोसिटीज हो रही है। ये नहीं बोलेंगे कि कट्टरपंथी जो वो कर रहे हैं वो गलत है, कट्टरपंथी जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पीस पार्टी खड़ी होगी। लेकिन निरंतर रूप से 35% जो कंट्रीज है भारत के अलावा, वहां इस्लाम एक रिलीजन है और मुस्लिम कंट्रीज है, वहां निरंतर रूप से आप देखेंगे कि डाउन ग्रेड जाती रही एथनिक माइनॉरिटीज की। क्यों जाती रही? क्योंकि सबने जो जहां इस्लाम कुरान में बांट दिया गया, वहां पर हिंदू भाई नहीं है। सुन लीजिए, हिंदू भाई जहां पीड़ित है तो हम देखिए हिंदू भाइयों की रक्षा करने की बात करते हैं। पीस पार्टी चाहती है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को सुरक्षा मिले, तो भाई आप क्यों नहीं चाहते? और जब अखंड भारत की बात करते हैं, सुन लीजिए, पीस पार्टी अखंड भारत की बात करते हैं कि अखंड भारत मजबूत होना चाहिए, अखंड भारत के हिस्से में वापसी आनी चाहिए ये देश। तो आपको होने लगती है भाई आप लोग हिंदू भाइयों का भला करना नहीं चाहते, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बहुत भारत के मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। अमितोष भाई, भारत के मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए और सुरक्षा की गुहार, भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। अमितोष भाई, हो गया तो हिंदू को रहने का अधिकार नहीं है क्या? उस जगह पे क्यों मिला लिया जाए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश 1995 से 2013 वायलेंस हुए, कहां चले गए थे? यानी ये बता दीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरे सुन लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक एक करके अरे भाई साहब, एक एक करके, हाजी नाजिम जी, एक एक करके आप ये बोलिए ना, वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें कर रही हैं वो गलत है और वहां पर हिंदुओं को चैन से जीने देना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, क्यों नहीं सरकार पर दबाव बनाते, आप क्यों नहीं आंदोलन करते दिल्ली के जंतर मंतर पर?
सेक्युलर हाँ लोग हैं। विवेक भाई देखिए, मैं भारत सरकार से बार बार अपील करता हूँ, पीस पार्टी अपील करती है कि हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए आप कठोर से कठोर कदम उठाइए। और देखिए, भारत का हर नागरिक भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि देश हित का मामला, हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा का मामला। लेकिन आखिर क्या वजह होती है जब हम भारत के अंदर तो यानी मुसलमानों कि के साथ पीस इस तरीके का व्यवहार पार्टी होता है, सीए को तो हम- सपोर्ट करती है, राइट नाजिम जी? सुन लीजिए देखिए, पीस पार्टी सीए आपने को सपोर्ट करती है ना? सपोर्ट करती है नहीं करती है बता दो। अरे सुन लीजिए, मैंने कहा कि देश हित के जो फैसले, सुन लीजिए विवेक भाई, देश अरे हित के हिंदू फैसले- भाइयों के हित का भैया, फैसला है, पीस पार्टी सपोर्ट करती है ना माइनॉरिटीज को? अरे सुन लीजिए, हम तो, हाँ विवेक भाई देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि जब ये हिंदू भाई support है नहीं, या सिख भाई, अरे सुन लीजिए, सिख भाई या कोई भी हो, अरे जो प्रताड़ित है भाई, हमारे देश के अंदर भी प्रताड़ित है, तो उनको भी सुरक्षा देनी चाहिए। जो अरे सुरक्षा नहीं आप देनी हिंदू चाहिए भाइयों का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर हिंदू भाइयों की इतनी चिंता है तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सही है ना? आप सपोर्ट करते हैं ना? अगली बार जब डिबेट करेंगे तो बोलेंगे नाजिम खान सपोर्ट करते हैं सीए को। देखिए, मैंने कहा कि जो भारत सरकार के जो देश हित के लिए फैसले होते हैं, तो उसमें देखिए भारत के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी देश हित के लिए फैसला, अरे सुन तो लीजिए, देश हित के लिए जो फैसले होते हैं उसके ठीक लिए है, हर किसी को खड़ा रहना मैं चाहिए। रॉबिन सर के पास लेकिन जा रहा हूं, मैं विवेक आ रहा भाई, हूं। नाजिम खान, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। आप हिंदुओं की अगर बात, हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त मुसीबत में है, और इस वक्त इनफैक्ट तो तपस नाह कह रहे हैं कि 1971 से मुसीबत में है, आप कह रहे हैं कि भाई उनके लिए सीए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मैं रॉबिन सर से बातचीत करना चाह रहा हूं। रॉबिन सर, वो बात जो रही वो एक्सपेक्टेशन की, वो सवाल तो मेरा आपसे था ही। दूसरी बात जो नाजिम खान कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को हार्ड एक्शंस लेने चाहिए अभी से। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है कुछ एक्शन ले सकती है। हार्ड एक्शन आप कैसे डिफाइन करें, क्या करें, और बाय द वे जो भी बातें हैं, वॉर तो आप बिल्कुल मतलब टेबल से हटाई दीजिए आइडिया कि इंडिया बांग्लादेश पे अटैक करे, व्हाटएवर, वो टोटली आउट है वो बातें, राइट? अगर होगा, वक्त आएगा, चाहिए होगा तो हो जाएगा, बट आउट। अब गवर्नमेंट्स के बाद हार्ड एक्शन का क्या है? केवल हम प्रेशर बना सकते हैं, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकते हैं, और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि बैक चैनल से मिलिट्री डिस्कशंस हो, ताकि हम बांग्लादेश की मिलिट्री को अपने साथ नॉर्मलाइज व्यू उनका हम ला पाए। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट जो कर सकती है, आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मल्टीलैटरल एजेंसी से बांग्लादेश को काफी बड़ा इकोनॉमिक मदद चाहिए। इकोनॉमी उसकी काफी खराब है। 7 बिलियन का आई थिंक आईएमएफ से लोन अप्रूव हुआ था एक साल पहले, अभी फिर उसकी 2 बिलियन की पेमेंट लोन आना है। मेरा यह कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक को यह बोले और एहसास दिलाए कि आपका जो लोन है बांग्लादेश को, वो कंटिंजेंट होना चाहिए इस क्लॉज में कि आपकी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अट्रॉसिटीज हो रही है वो बंद होंगी, राइट? वो एक कॉन्क्रीट स्टेप है जो भारत सरकार ले सकती है क्योंकि लेंडिंग एजेंसीज जो पैसा दे रही हैं, वो जब कंडीशन लगाएंगी तो शायद वो कंडीशन बांग्लादेश को थोड़ी ज्यादा फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। बेसिक बात है, आप कैसे उस पर स्क्रू टाइट करो अगर हमें करना है हार्ड एक्शन, और क्या है, राइट? सो आई थिंक दैट्स वन जो हमारी सरकार कर सकती है इकोनॉमिक एंगल से। उसके अलावा हम कोई इनके ऊपर ब्लॉकेट तो लगा नहीं सकते, ना हम लगाना चाहेंगे, मामला और बढ़ेगा, राइट? इसके अलावा यस, हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर के बांग्लादेश पे और प्रेशर डाल सकते हैं, डलवा सकते हैं, जिसमें मैं एक इंक्लूड कर रहा था कि अमेरिका के साथ यहाँ प्रेशर डले बांग्लादेश के ऊपर, अगर हमें फिट बैठता है। जापान के साथ, वहां एशियन डेवलपमेंट बैंक तो है। तो इस तरह के पार्टनर्स के साथ और कुछ टूल्स के साथ, खास करके कि ये जो लेंडिंग है उस पे अगर कंडीशनैलिटी हो तो शायद बांग्लादेश की सरकार का रवैया बदल सकता है। देन डेफिनेटली यस, देखिए जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन में बातें आ रही हैं, मैं पूरा समझ नहीं सक रहा था, पर जो तपस साहब कह रहे थे कि वो जो हमारा पॉइंट भी था कि आप अगर हम वहां कर रहे हैं, हम भी यहां वो बात करेंगे तो टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, right? If I think that's what Tapash was saying also, which I feel maybe I'm wrong, कि हमें अपने यहां से अपना नैरेटिव संतुलित रखना है, राइट? पब्लिक का मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट का तो बहुत संतुलित होता ही है। गवर्नमेंट तो जैसे कर्नल शैलेंद्र सिंह कह रहे थे ना, गवर्नमेंट गए हैं विक्रम मिस्री
बातें करेंगे और इन बातों में इनके अलावा बड़ी और बातें हैं। वाटर शेयरिंग की हमारी इश्यूज हैं, स्मगलिंग की इश्यूज हैं, उन सब चीजों पे एनर्जी की इश्यू है। अभी सबसे लेटेस्ट कल हुआ है, बांग्लादेश ने इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो एक आती है सिंगापुर से इंडिया, चिटागोंग एंड ऑल, हम नॉर्थ ईस्ट उन्हें ले कर रहे थे इंटरनेट एक्सेस के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए। बांग्लादेश ने कल ही आई थिंक उसको रोक दिया है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को जो इंटरनेट एक्सेस के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर डलना था, शॉर्टर रूट था, बांग्लादेश ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। वो भी एक मुद्दा है बात करने का। तो मल्टीपल टॉपिक्स है बात करने के जो विक्रम मिस्री ने करेंगे। बट यस, आई वुड अंडरस्टैंड योर पॉइंट, जो आप कह रहे हो कि मामला ज्यादा सुधरेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बांग्लादेश में इंडिया के काफी खिलाफ गुस्से में है। गलत कारण प्रोपेगेंडा कराया पाकिस्तान ने, जमात के स्टूडेंट विंग्स ने, जो भी हुआ। शेख हसीना ने भी डिक्टेटोरियल बड़े काम करे हैं। बहुत लोग शेख हसीना से भी बड़े त्रस्त थे। ओके, इसकी भी किडनैपिंग्स वगैरह सब कराती थी, ये भी डिक्टेटर थी, राइट। वो ब्लेम करते थे इंडिया को कि इंडिया ने शेख हसीना को सत्ता पे रखा है, इंडिया का सपोर्ट ना हो तो शेख हसीना कल चली जाएगी। जैसे कि मानिए असाद का हाल हुआ, असाद एक्सट्रीम डिक्टेटर थे, राइट। तो असाद का हुआ कि इसको जो बैक करता है वो भी एक हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ये एलिमेंट है अमंग सम ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश, आई थिंक। और रॉबिन सर, आपने कहा कि भाई हम फाइबर लेते हैं बांग्लादेश से, जिसको नहीं, हम बेच रहे हैं, लाइन लगा रहे थे जी, ठीक है। हम मानव निर्मित फाइबर लेते भी हैं, इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो जी, हम लेकिन एक्सपोर्ट करने वाली चीजों पर नजर डालें, हम कपास यानी कि कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं। अगर बातचीत नहीं सही चैनल से हो पाती है या बांग्लादेश ट्रैक पर नहीं आ पाता है, तो हम रिलेशंस को कम करें, हम सैंक्शंस लगाएं। सैंक्शंस हम लगाएं, श्योर लगा सकते हैं, पर याद रखिए हमने नेपाल पे सैंक्शंस लगाई थी 2017 में या 15 में। घाव डीपर हो जाते हैं, राइट। हम सैंक्शंस हमेशा तो लगा नहीं पाएंगे, और हमारी सैंक्शन से ऐसा तो है नहीं कितना घुटनों पे आ जाएगा बांग्लादेश। तो हम लगा सकते हैं कुछ टारगेटेड चीजें, आई वुड एग्री, बट हम उन्हें अव्वल और इतनी ज्यादा है भी नहीं हमारी या तो हो कि हमारी इतनी लेवरेज हो कि 90% बांग्लादेश की इकोनॉमी हम पे टिकी है। तब हमने लगाई सैंक्शन तो पूरा बांग्लादेश का इंजन रुक गया। वो चाइना से, उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, राइट, एंड बाकी और देश है। जो मैं बात कर रहा था, मैं कर रहा था फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि इंटरनेट एक्सेस के लिए, राइट। तो वो उसका रास्ता अभी बांग्लादेश ने रोक दिया है। बट इकोनॉमिक ट्रेड सैंक्शंस आई डोंट थिंक हम लगा सकते हैं, और शायद लगाने की जरूरत है, और शायद ये वाइज भी नहीं है, क्योंकि लगाया साल बाद जो भी होगा लोगों को याद रह जाता है। वो एक और रीजन बन जाता है टू क्रिएट एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन बांग्लादेश। आई एम नॉट सेइंग कि हमें इन चीजों से झिझकना चाहिए कि वहां एंटी इंडिया हो जाएंगे, होते हैं तो हमें फर्क नहीं है। वो है सर, हो चुके हैं, Yes. हो जाएंगे तो खैर अब दूर की बात हो गई। वो हो चुके हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां बहुत हावी है। मैं इस पर कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह का टेक चाहूंगा, उसके बाद में बाकी मेहमान का रुख कर रहा हूं। शैलेंद्र सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझना चाहिए, किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश विल बी द इजीएस्ट वे आउट। ये इतना आसान होगा कि कुछ पूछिए ही मत, क्योंकि देयर विल बी हार्डली एनी ऑपोजिशन। दैट इज व्हाई आई वुड नॉट एडवोकेट कि एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द आंसर। मुझे लगता है कि ये जो पहला कदम, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, कि ये पहला कदम 5 अगस्त के मे बी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए था, कि उस गवर्नमेंट का, उस इंटरिम गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज करके बता रहा हूं, तो ये आंदोलन हुआ क्यों था, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट आंदोलन। अगर आपको याद होगा, हमने तब भी यही कहा था कि ये सिविल सर्विसेज का जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ था। साथ ही साथ चुनाव सुधार के बारे में था, क्योंकि शेख हसीना पर चार्जेस थे कि उन्होंने मैनिपुलेट कर गवर्नमेंट बना ली है, या जो भी है डेमोक्रेसी को किल कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन हमने तब भी कहा था ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा ISI का है, मुद्दा चाइना का है, मुद्दा पैसों का है। इस समय भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं एज अ फौजी बोल रहा हूं, इमेजिन करिए, भारत की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी यह है कि किसी भी तरह बांग्लादेश को किसी भी हालत में पाकिस्तान और चाइना के चुंगल में ना आने दें। क्यों? किसी भी तरह का बैड रिलेशन अगर हम उनके साथ क्रिएट करते हैं
तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए एक और फ्रंट खुल गया। और जब इस तरह का कोई फ्रंट खुलता है तो आपको मालूम ही है कि आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। ये सर आप But अभी yes, सर ये आप अभी कह रहे हैं कि ये मानकर चलिए कि हो सकता है एक नया फ्रंट खुल जाए। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में इस बात को लेकर डिबेट चल रही है कि एक नया फ्रंट भारत के लिए खुल चुका है, भारत के लिए दूसरा फ्रंट चल रहा है। वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लिए एक नया फ्रंट है और बांग्लादेश पाकिस्तान का बहुत बढ़िया अलाई बनेगा। मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा हूं कि बांग्लादेश को हमें बचाना है कि वो इस ट्रैप में ना आए, आईएसआई के इस ट्रैप में ना आए। जमात को आप ब्लेम करते रहिए, जमात बनी कहां से थी? जमात पाकिस्तान से बनी थी, एक बार नहीं 2 बार बैन हुई थी। और एक ये जो गवर्नमेंट, जो सो कॉल्ड डीप स्टेट जो है, वो जब नए एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, सलाहकार को भेजता है, वो क्यों भेजता है? व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? चेक करिए, आपको पता चलेगा कि ये बैकग्राउंड बड़ा क्लैरिटी के साथ, ही इज अ पपेट ऑफ यूएस। और अब हमारी डिप्लोमेटिक विन हो सकती है, क्योंकि अगर ट्रंप जनवरी में आते हैं और उन्होंने ऑलरेडी क्रिटिसाइज किया है बांग्लादेश को कि एंटी हिंदू राइट्स नहीं होने चाहिए या उनके इनिशिएटिव्स को रोकना चाहिए गवर्नमेंट के तौर पर। अब देखिए, मैं हर बार यही कहूंगा, चाहे कुछ भी कह लीजिए, अपने आप में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द आंसर, बिकॉज इंडिया का कैरेक्टर और उसका हमेशा से ये रहा है मानवता पहले। और अगर मानवता पहले के लिए है तो जब तक आप बांग्लादेश को ना पाए कि वो हमारे टोटली अगेंस्ट चला गया है, जा रहा है, अगर हम उसे नहीं रोक पाते तो ये भी हमारी हार है एज फार एज आई एम कंसर्न। आप क्यों जाने देंगे उसे उस लेवल तक कि एक बात बिगड़ जाए, वो टोटली जाकर पाकिस्तान के साथ मिल जाए? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को याद दिलाना पड़ेगा कि पाकिस्तान आपके लिए क्या था, भारत आपके लिए क्या कर चुका है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है कि क्या कर सकता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो रियलाइज करता है। बट जिस तरीके से इस समय यूनुस और उसके फॉरेन सलाहकार जो हैं, जिस तरह का वो स्टैंड ले रहे हैं, वो गलत ले रहे हैं। उन्हें रियलाइज करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अदरवाइज आपको भी मालूम है कि बाद में बहुत देर हो जाएगी कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक तरीके से जैसे हसीना को का तख्ता पलट हुआ कि वो समझ नहीं पाई, वो कंसेशंस देती रही कि ये जमात जो है ये स्टूडेंट्स वाली है। ये स्टूडेंट वाली थी ही नहीं, क्योंकि आप बताइए, ये जो 2 उनकी डिमांड थी कि चुनाव सुधार और सिविल सर्विसेज वाला, उसमें मंदिर कहां से बीच में आ गए, हिंदू कहां से बीच में आ गए? आप बताइए। ये शुरू से एम्ड वही थी कि आप एक क्यों? क्योंकि देवर वांटिंग कि शेख हसीना को ब्रांड करिए कि ये प्रो हिंदू है और प्रो इंडिया है, इसको निकालिए, तभी आप अपना बाकी जो आपका कार्यक्रम है, जो आपका एम है, वो आप उसे अचीव कर पाएंगे। एंड द एम वाज ऑलवेज बाय ISI डिजाइन एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश को एक बात यह भी याद रखनी होगी, 94% बॉर्डर भारत का बांग्लादेश एक लॉक कंट्री माना जाता है, क्योंकि 94% बॉर्डर जो इंडिया से बांग्लादेश का लगता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं 1971 से लेकर, जो बात तपस नाहा कह रहे हैं कि बांग्लादेश के नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। वहां पर जब 20% हिंदू थे 71 में, आज 7 to 8% रह गए। यानी कि बांग्लादेश का नेचर नहीं बदलने वाला। अमितोष पारिक के पास जा रहे हैं। अमितोष पारिक, क्या सांप को दूध पिलाने से सांप काटना छोड़ देगा क्या? विवेक, देखिए, आपके पैनल में सब बड़े हैं और सब बहुत ही सम्मानित है, लेकिन अभी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भारत का मूल धर्म मानवता है। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें तभी क्यों आती है जब पिटने वाला मरने वाला हिंदू होता है। आप 1921 मोपला देख लीजिए, आप ईस्ट बंगाल का देख लीजिए, आप नोखाली देख लीजिए, आप 1947 का पार्टीशन देख लीजिए, आप 1984 से 91 का पंजाब हिंदू जिनोसाइड देख लीजिए, आप 1989 कश्मीर जिनोसाइड देख लीजिए, आप 1990 में अफगानिस्तान का हिंदू जिनोसाइड देख लीजिए। हिंदू 15.6% वर्ल्ड पॉपुलेशन था, जो कि 1.16 बिलियन रहा, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर 2% रह गया और भारत में मुसलमान 14% हो गया, जो कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। जहां हम एक तरफ हमारा शीर्ष नेतृत्व भारत का विवेक पास पे बैठ गया था, अनशन पे बैठ गया था, क्योंकि 55 करोड़ रुपए हमें इस्लामिक देश को देने थे जिसने धर्म के नाम पर विभाजन कराया था और हमारे हिंदुओं को मार मार के यहाँ पे लाशें भेजी थी गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तब हम यहाँ अनशन पे बैठ रहे थे, लेकिन वो कश्मीर में कूच करके हिंदुओं को मार रहे थे।
तो इस तरह का जो चीजें होती है तभी की होती है जब हिंदू होता है। आप बांग्लादेश देख लीजिए, जो हमने आपने अभी आंकड़े दिए 1951 से लेकर आज 2024 तक 60% हिंदू रह गए वहां पर। वहां आप गणेश अपने विसर्जन नहीं बना सकते। आपको अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी जिसमें अंतिम संस्कार करना है तो अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस भी देश का प्रियम्बल पार्ट 2 या सेक्युलरिज्म आ जाता है, जैसे भारत के अंदर में 42nd अमेंडमेंट 1976 आया और क्या हालत हो गई, यहां पर माइनॉरिटी से सेकंड मेजॉरिटी हो गए, जो मेजॉरिटी भी नहीं थे वो सेकंड ग्रेड आ गए क्योंकि सेक्युलरिज्म हट गया। मुझे लगता है कि जो जिस तरह से भाषा में समझ सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री के शब्द है कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाने चाहिए। अगर डिप्लोमेसी है तो डिप्लोमेसी, और अगर काउंटर अटैक है तो काउंटर अटैक। क्यों? क्योंकि जब हिंदू प्रताड़ित होता है, जब पीस पार्टी को सेक्युलरिज्म दिख जाता है, एमआईएम को सेक्युलरिज्म दिख जाएगा, कांग्रेस के हमारे एलओपी सो जाएंगे, पाकिस्तान की बातें हो जाएंगी लेकिन बांग्लादेश के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। इस तरीके की बातें जब तक इस देश में चलेगी, मुझे लगता है पाकिस्तान के अफगानिस्तान बांग्लादेश। लेकिन जब विवेक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था तब सड़कों पे आ गए थे, गोली उतार दी थी, मार देते, दंगे हो गए थे, और आज वही लोग उसका विरोध करते हुए खड़े होते हैं, उसके समर्थन में भी चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है हिंदू प्रताड़ित था, प्रताड़ित है, सरकार को भी सोचना चाहिए और हम लोग को भी सोचना। नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? अमितोष पारिक, आपने हिंदुओं की प्रताड़ना तो बता दी, हर चीज का ऑप्शन था विवेक, क्यों नहीं ऑप्शन? मैंने कहा था पुणे अपनी बात में, इस डिबेट्स की निरंतर रूप से जिस तरह से चले हैं, लगातार डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिया आपको देखने को मिला है। हाँ, वहां पर पाकिस्तान के अंदर में जब पाकिस्तान बटा था और पाकिस्तान के लिए लिबरेशन हुआ था, तब भी 3 लाख महिलाओं का बलात्कार हो गया था, तब सरकार चुप थी। लेकिन आज इस तरह से एट्रोसिटी हो रही थी, पहले डिप्लोमेटिक टॉक होती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। नाजिम खान इस पर कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद मैं कर्नल आपका और तपस नाहा का रुख करूंगा। नाजिम खान। अमितोष ने कहना, हाँ विवेक भाई, देखिए जिस तरीके से अमितोष भाई बार बार इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों को लेकर, देखिए हम लोग तो देखो हमेशा हिंदू भाइयों के फेवर में रहे, हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए। तो अमितोष भाई देखिए, हम आप लोगों से विनती करते हैं, पर सुन लीजिए अमितोष भाई, सुन लीजिए अमितोष भाई, सुन तो लीजिए, हमें सुन तो लीजिए पहले। अरे हम ये कहते हैं कि सुन लीजिए, अरे हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश में भारत के मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए चल रहे, भारत सरकार से परमिशन लेकर चलते, तो ये बता दीजिए विश्व हिंदू परिषद क्या भारत के मुसलमानों के साथ बांग्लादेश चलने के लिए तैयार है? और सुन लीजिए, क्या चलने के लिए तैयार है? भाई हम तो अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेंगे और बांग्लादेश में जाकर हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे, वहां के मुसलमानों को समझाएंगे और ये कहेंगे कि भारत, सुन लीजिए, हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को वही सम्मान दीजिए जो बांग्लादेश के मुसलमानों को आप सम्मान दे रहे हैं। तो भाई हम लोग तो चलने के लिए तैयार है। क्या विश्व हिंदू परिषद चलेगा? क्या बांग्लादेश या भारत के अंदर ही रहकर नफरत का माहौल पैदा करेगा एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर? अरे हम ये करें तो आप लोग सिर्फ भारत में रहकर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नैरेटिव लेकर जो बैठते हैं तो वो बंद कर दीजिए। भाई हम लोगों को चिंता है हिंदू भाइयों की, लेकिन आप लोगों को चिंता है कि भारत के अंदर मुसलमान क्यों रह रहे हैं? अरे भाई ये भारत हमारा मुल्क है भाई, इसमें आप रह रहे हैं, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, और दोनों भाई मिलके एक साथ भारत में रह रहे हैं। भारत हमारा मुल्क है अमितोष भाई, भारत हमारा मुल्क है। आप इसी मुल्क में रह रहे हैं, हमने मना किया है भाई। वहां के संविधान में माइनॉरिटी दिया गया है, सेकंड मेजोरिटी हो गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1995 से 2013 में हिंदू परिषद ये सब चलिए ना हम लोगों के साथ बांग्लादेश। अरे भाई तुम भारत के अंदर ही नफरत फैलाओगे, क्या बांग्लादेश में चलकर हिंदू भाइयों की रक्षा नहीं करेंगे? पीस पार्टी मांग करती है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। और जिस तरीके से भारत के अंदर भी जो मुसलमानों के साथ, सुन लीजिए, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ अप्रिय घटना घट रही है, उसके लिए भी भारत सरकार ऐसा कानून लेकर आए ताकि भारत के अंदर मुसलमान भी सुरक्षित हो। अमितोष भाई जी आप बता दीजिए, हाजी नाजिम तो हिंदू भाइयों की रक्षा की बात कर रहे हैं, क्या भारत के मुसलमानों की रक्षा की बात आप लोग करते हैं? बता दीजिए। लेकिन हम लोग तो भाई संविधान को मानने वाले, हम लोग तो संविधान के तहत चलेंगे। आप लोग चाहे यहाँ पर कितनी भी नफरत का मामला फैला ले, हम लोगों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ संविधान करता है। भाई संविधान सर्वोपरि लोगों के लिए, बनाते फिरते रहते हैं। अरे मजाक तो आप लोगों ने बना दिया हिंदू भाइयों का। अरे हिंदू भाइयों का मजाक तो आप लोग बना रहे हैं, केवल के हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग कहते हैं हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए, बांग्लादेश में भी संविधान हुआ करता था।
बांग्लादेश में भी संविधान ही हुआ करता था। तपस्या के पास जा रहा हूं, बांग्लादेश में भी संविधान है, लेकिन बांग्लादेश तो में देखिए, माइनॉरिटी की रक्षा बांग्लादेश- संविधान नहीं कर सुनिए। पा रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश के माइनॉरिटी अंदर- की बांग्लादेश के रक्षा की अंदर- जिम्मेदारी वहां के मेजॉरिटी की है। हाँ, इस सुन तो देश में लीजिए, भी, विवेक इस देश में भी, 10 सेकंड और लूंगा। नहीं, हाँ, नहीं, विवेक भाई, इस 10 देश सेकंड में और। भी। मैं ये कहता हूँ, हाँ सुन तो लीजिए, प्रोफेसर- 10 सेकंड और। जी। मैं ये कहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार बनी हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वहां के हर, अरे भाई साहब, चाहे हिंदू नैतिक हो या जिम्मेदारी मुस्लिम तो हो, हर किसी की बनती है। वहां की सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनेगी? नैतिक जिम्मेदारी तो हर एक इंसान की बनती है, हर एक नागरिक की बनती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट का विरोध करते नहीं भाई, हैं, हम NRC लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बन रही है, तभी तो हिंदू भाइयों की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद की नैतिक जिम्मेदारी अब विश्व बनेगी हिंदू भारत के परिषद को मुसलमानों छोड़ की दीजिए रक्षा आप। करने की? आप बोलिए, जमात के लोग सही कर रहे हैं क्या वहां पे? मैं तो ये कहता हूं कि हमारी भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब तक खामोश क्यों है? बहुत देर कर दी जाते जाते उन्होंने। टेररिस्ट लेकिन ग्रुप जिस है, तरीके से टेररिस्ट ग्रुप है, 2019 में बैन कर दिया था उसको वहां की सरकार ने। मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट आई उसने उसको फ्री हैंड दे दिया। जमात इस्लामी को हाँ, समर्थन विवेक करें। भाई, विवेक भाई देखिए, जमात तरीके इस्लामी के को लेकर मानवता को नुकसान आपका क्या स्टैंड है पीस पार्टी का? समर्थन। टेररिस्ट हाँ, आउटफिट देखिए, है कि मैं नहीं ये बताइए? कहता हूं कि देखिए, पीस पार्टी का सीधा स्टैंड है, जो मानवता को नुकसान कोई भी संगठन पहुंचाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं, आप ये पीस कहिए पार्टी ना, मांग सख्त करती है एक्शन ऐसे क्या होता है? संगठनों को टेररिस्ट पूरी आउटफिट है कि तरीके से नहीं? बैन कर दिया जाए। पाकिस्तान उसको ऑपरेट करता है। देखिए, मैं तो अपने भारत की बात करता हूँ विवेक भाई। मेरे भारत में अगर इस तरीके का कोई भी संकट चलता है, अच्छा। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, अच्छा, अभी तो आप अखंड भारत की बात कर रहे थे। अभी आपको बांग्लादेश भी चाहिए था, पाकिस्तान भी चाहिए था, अफगानिस्तान भी चाहिए था। अब जब मैंने आपसे जमात पर सवाल पूछा तो आप बोले आप भारत पर आ गए। मैं आपसे हमास पर सवाल पूछूंगा तो आप भारत पर आ जाएंगे। हमास भी टेररिस्ट आउटफिट, आप मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। विवेक भाई देखिए, अब आप हमास की बात करते हैं तो देखिए, मुझे तपस्या। भारत के एक जी, तपस्या, क्या वहां के संविधान के जरिए आपके अधिकारों की रक्षा हो पा रही है? रक्षा नहीं हो रहा है, बिकॉज एक प्रोफेसर इंडियन यूनिवर्सिटी में आ रहा है, वो चाहता है फुल संविधान रीराइट करने के लिए, फुल संविधान रीराइट करने के लिए। संविधान चेंज नहीं है, रीराइट। इधर एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपके साथ। मेरा शहर में 27 वार्ड्स, 27 म्यूनिसिपैलिटी माने सिटी कॉर्पोरेशन वार्ड है, कोई नहीं हिंदू है काउंसिलर में। while in कोलकाता मेयर ऑल्सो इन बॉबी इस्लाम मुस्लिम है। तो क्या फर्क है आप मालूम है? मुझे लगता है हमारा देश को हिंदू को इस दुर्दशा के लिए भारत और शेख हसीना दोनों जिम्मेदार है। क्योंकि भारत क्यों नहीं टेक द एक्शन ड्यूरिंग 2021 ड्यूरिंग दुर्गा पूजा स्कैटर्ड मैसेकर्स। कोई नहीं बात बताएंगे, कोई नहीं प्रोटेस्ट करता हो भारत में। सेकंड, आप हमारा पास मरण के अलावा कोई चारा नहीं है भाई, कोई चारा नहीं है मरण के साथ। ऑल द बॉर्डर इज क्लोज्ड, Hindu has no place to go. What Hindu does, what Hindu will do? There is no government for Hindus. All the Hindus officers are forcefully resigned. Maximum. So, I think मुझे के लिए एक बहुत शंका है, बहुत विपद है। क्या करता है कि किसी से करने के लिए मिस्त्री साहब आ रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। इधर बिजनेस हो रहा है तो मैं 77% तो 2% आएगा, लाइक अफगानिस्तान, लाइक पाकिस्तान में। वो whole the Muslim of the world believe two things: Darul Ihsan, Darul Islam. Darul Ihsan means which country is not under the flag of Islam. Darul Islam means which country has come to under Islam. Bangladesh, Darul Islam. India, Darul Ihsan is going to be a Darul Islam. So it's also problem for Indians. Muslims are growing there, Hindu are losing their quantity. So problem is, all the world is problem is same.
आप जा रहा है अफगानिस्तान में, आप जा रहे हैं पाकिस्तान में, आप जा रहे हैं फिलिस्तीन में, ऑल द मुस्लिम्स आर प्रॉब्लमेटिक। हिंदू नहीं है भाई, हिंदू नहीं प्रॉब्लमेटिक है, अदर भी नहीं है। ये आपके लिए एक बात बातेंगे मैं, ये साम गद्दार हिंदू लीडर है जो शेख हसीना भी पैदा करता है, उसको माल डालोगे, उसको हिंदू के लीडर हो जा रहे हैं, लेकिन कोई हिंदू उसके पास नहीं जा रहा है मीटिंग में। some days ago some unknown Chinmoy Prabhudas Arahe, all the Hindus has gone under him. Meeting is crowded. You have seen in Chittagong and Rangpur, and 27 instant the meeting will be held here in Kumilla town. Great meeting under the Chinmoy Prabhu. But I don't know whether he will get the bail or not. So इसलिए मैं जॉब गवर्नमेंट देखता हूँ जो इस चिन्मय प्रभु है एक विशाल हिंदू लीडर हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कोएग्जिस्टेंस का है ही नहीं, जो कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में है, दारुल इस्लाम की बात कर रहे हैं। मैं इस पर अमितोष का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में रॉबिन सर और कर्नल शैलेंद्र आपका रुख कर रहा हूँ। अमितोष। विवेक, ये बहुत स्पष्ट है ना, आप देखिए कि जिन देशों के अंदर में सेक्युलर है, और मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं तपस की बात, जिस भी मुस्लिम कंट्री में जो मुस्लिम होता है, जो किसी भी ऐसी कंट्री में रहता है जहां पे उसके अलावा दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, वहां पे वो एक एग्रीमेंट करता है और ट्रीटी मानता है, वो भारत के संविधान को भी एक एग्रीमेंट की तरह ही डील करता है। और इसलिए दारुल हरब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट आया। दारुल इस्लाम ये कहता है जहां पर किसी को भी रूल करने वाला अगर कोई मुस्लिम नेशन का मुस्लिम होता है तो वो दारुल इस्लाम, और ये इनके ट्रीटी की तरह चलता है। जिस गजवा हिंद की हम बात करते हैं, जिस दारुल इस्लाम की हम बात करते हैं, वो हर उस देश में आपको देखने को मिलेगा जहां पर किसी भी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हो जाएगा। भारत में देखेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी में सेंसिटिव एरिया हो जाता है। आज हमारे 11 राज्य जो है वो बहुमूल्य से, हिंदू बहुमूल्य से अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन तब किसी की बात नहीं खुलेगी। लेकिन जब भी हम बात करेंगे जिनोसाइड की तो सेक्युलरिज्म दिख जाएगा, हिंदू की बात करेंगे तो संविधान दिख जाएगा। तो क्यों फिर जब सेक्युलर पे लड़ा गया था 1971 लिबरेशन हुआ बांग्लादेश का, उसको 6 साल में इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन बना दिया। पाकिस्तान में इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन है, हिंदू 2% रह गए। बांग्लादेश में इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन है, हिंदू 7% रह गए। वहां मंदिर तोड़े जाते हैं, बलात्कार किए जाते हैं, टॉर्च कर दिए जाते हैं घर पे, क्योंकि वो जिनोसाइड है। और वो किसी भी देश के अंदर में होगा जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी। रूट का इशू है, बेसिकली ये रूट कॉज है। एब्सोल्युटली ये रूट कॉज है, इसको दूसरे वे में समझना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से रॉबिन सर से एक रिएक्शन चाह रहा हूं, इसका फाइनल कमेंट, और कर्नल शैलेंद्र सिंह से एक फाइनल कमेंट। रॉबिन सर, क्या लग रहा है आज की बातचीत से कुछ पॉजिटिव? हाँ, या श्योर, कुछ तो वर्किंग लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश के बीच में कम्युनिकेशन चैनल और आगे कुछ प्रोसेसेस चलेंगे, बट उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ऑन रियल सिचुएशन इन ग्राउंड कह नहीं सकते। बिग पिक्चर ये देखिए, अभी बात हो रही थी, बांग्लादेश में पहले आइडेंटिटी होती थी बांग्लादेशी या बंगाली। अब हो गई है प्राइमरी आइडेंटिटी आई एम अ मुस्लिम। ओके, कि पहले मैं मुस्लिम हूं एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है बांग्लादेश में पिछले कई वर्षों से, और मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन में ये सिचुएशन जो है वो उस तरफ इशारा कर रहा है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये प्रॉब्लम स्टेगनेंट होती दिखती नहीं है, रुकती या पीछे मुड़ती तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। शैलेंद्र सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि अगर ये मैं हिंदू मुसलमान वाले चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं एज अ कंट्री बात कर रहा हूं। वी विल स्पीक टू बांग्लादेश इन अ लैंग्वेज जो वो समझेगा। पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात करी है, वो समझ रहा है। चाइना के साथ चाइना की लैंग्वेज बात करी है, वो समझ रहा है। बिल्कुल, आज समय आ गया है कि बांग्लादेश के साथ भी, मुझे लगता है सर आपकी बातों पर अग्री करना चाहिए कि बांग्लादेश से उसी की भाषा में, या जो जमात जो भाषा समझता है, या फिर मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है वहां की जो भाषा समझ सकते हैं, वो उनसे उन्हीं की भाषा में बात की जाए, और आज का भारत ही करने में सक्षम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।